मेरे प्यारे बच्चों, मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो जैसा कि बच्चों मैंने पिछले वीडियो में खास करके BCEC के लिए मैंने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था जिसमें कि सिलेबस मैंने बताया था कि क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। लेकिन बच्चों मैं जो है कि बीटेक वाले बच्चों को देखते हुए, क्योंकि मेरे कंसल्ट में बीटेक के भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनको देखते हुए और पॉलिटेक्निक के भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनको देखते हुए बच्चों मैंने यह डिसाइड लिया कि मैकेनिक्स तो पढ़ाना है, लेकिन बच्चों मैकेनिक्स को उस तरीके से पढ़ा देना है कि जिसमें बच्चों आपको चाहे आप सेमेस्टर का एग्ज़ाम दीजिए उसमें भी आपको दिक्कत ना हो, चाहे तो आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम दीजिएगा उसमें भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे आप किसी भी कंपटीशन में बैठिएगा बच्चों उसमें भी दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात दिक्कत कहाँ आती है बच्चों, बच्चे को एग्जाम फेस करने में। यहाँ तो बच्चों जितने भी टीचर पढ़ाते हैं या हम हो या क्लास में तो क्वेश्चन बनाइएगा तो बन जाएगा, लेकिन बच्चों आज मैंने बहुत डिस्कशन करने के बाद मैंने ये देखा कि किस तरीके से बच्चों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट को समझ पाएं और एग्जाम में जाके क्वेश्चन को खुद से हिट कर पाएं। सबसे पहली बात, ठीक है। मुझे पढ़ाने का तो मैं आज ही स्टार्ट कर देता कि इंट्रोडक्शन देता, उसके बाद सबका डिफिनेशन वगैरह लिखा के ख़त्म कर देता, लेकिन बच्चों मैंने आपके हित में कुछ सोचा कि किस तरीके से बच्चों उस पर एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी टर्म पे, किसी भी तरह के। सबसे पहले ये आपको पहचानने आना चाहिए कि आखिर ये क्वेश्चन जो दिया गया था किस चैप्टर का क्वेश्चन है। सबसे पहली बात ये समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कहीं ना कहीं बच्चों उसको बेसिक कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। और आप देखते होंगे, आप क्या हम लोग भी फेस कर चुके हैं बच्चों, चूंकि जितना भी कोई भी हो चैप्टर, ठीक है, अगर उसमें फंडामेंटल्स यूनिट यानी कि कुछ चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसको यूं ही निगलेक्ट करके निकल जाते हैं। लेकिन बच्चों दिक्कत क्या होता है कि यूं ही जो हम लोग निगलेक्ट करके निकलते हैं एग्जाम में ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन यानी टफ क्वेश्चन नहीं आता है। याद रखिएगा कि आखिर जो बच्चा टफ क्वेश्चन क्यों बन जाता है, क्योंकि वह इतना ना बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछ देता है कि हम लोगों को टफ लगने लगता है, क्योंकि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को छोड़ चुके होते हैं। और यह जितना भी एग्जामिनर होता है वो लोग भी समझता है कि इसमें जो है कि बच्चे जो हैं क्या करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं। जैसे कि इसमें बच्चों हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होती है, चाहे तो मैं डिफिनेशन चाहता तो यहाँ से डिफिनेशन लिखा देता और आगे बढ़ जाता हर के तरह में, लेकिन यहाँ बच्चों डिफिनेशन मैंने लिखा है, उस डिफिनेशन से एक एक पॉइंट को बच्चों आपको एक एक पॉइंट से रूबरू करवाऊंगा ताकि आपको अगर कहीं भी मौका मिले तो आप किसी को भी उसे बता सकते हैं, किसी को भी पढ़ा सकते हैं, खुद समझ सकते हैं बच्चों। तो अगर आपको पढ़ाई कैसा लगेगा आप वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा एनालिसिस यानी कि वीडियो को एक भी पॉइंट स्किप नहीं कीजिएगा और अच्छे से वीडियो को देखिएगा। आपके हर चाहे बीटेक पॉलिटेक्निक या किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम हो सभी में यह कारगर साबित होगी। नहीं तो आप पढ़ाने का स्टाइल देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि किस तरीके से आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्या लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो यहाँ से मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डिफिनेशन लिख के रखा है बच्चों। इट इज द स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ द रिजिड बॉडी अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। अब देखिए इसमें मेन पॉइंट क्या होता है बच्चों, कुछ की वर्ड हैं, जैसे कि यहाँ से हम लोग स्टडी को उठा लीजिए, स्टेट दूसरी स्टेट है, देखो तीसरा दिया हुआ बच्चों रिजिड बॉडी, ये से भी देखिए ये पॉइंट, एंड एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। खास करके बच्चों ये फोर्सेस जो होते हैं, ये फोर्सेस क्या होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि यहाँ से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो होता है कि स्टडी, यहाँ से हम लोग स्टडी पे बच्चों फोकस करेंगे कि आखिर स्टडी क्या होता है। उसके बाद हम लोग स्टेट पे बात करेंगे कि स्टेट क्या होता है, और नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि ये रिजिड बॉडी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे ये फोर्सेज यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेज। एक एक पॉइंट बच्चों मैं आपको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्टडी के बारे में, स्टडी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए स्टडी करने में क्या होता है कि बच्चों स्टडी को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। स्टडी देखिएगा यहाँ से सबसे पहले बच्चों मैंने लिखा है ऑब्जर्वर,
उसके बाद लिखा है ऑब्जेक्ट, तब लिखा है बच्चों ऑब्जर्वेशन, और लास्ट में लिखा है बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। और देखिए बच्चों ये चीज क्या होता है कि स्टडी, स्टडी का मतलब होता है कि सीधा सीधे आप लोग जानते होंगे हिंदी की अध्ययन करना होता है। ठीक है। अध्ययन कैसे करते हैं ये चीज देखिएगा आप कि बच्चों यहाँ से माने कि ये हम लोग खड़े हैं या कोई आदमी है, हम है या कोई आप है या कोई और है, इसे तो ये बच्चे कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऑब्जर्वर। क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑब्जर्वर हो जाएंगे। ठीक है। और देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि ये एक वस्तु यहाँ पे क्या है बच्चों, एक देखते हैं ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का ये इसे या तो इसे बॉडी कह सकते हैं या तो इसे हम लोग सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है। तो आखिर जो है कि ये क्या किए, इसको देखे कि ये एक जो है कि बच्चों क्या है, एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है या सिस्टम है। उनके दिमाग में आ गया कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग कुछ एनालिसिस इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि चुंबक की या माने न्यूटन साहब थे, उनको क्या हुआ था, वो क्या कहते सेब के वृक्ष के नीचे बैठे थे और अचानक सेब गिरा, तो उस पर क्या जरूरत है एनालिसिस करने का। लेकिन बच्चे उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट उस पर हम लोग एनालिसिस करना शुरू करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो उसी को बच्चे यहाँ से देखिए जो ये दिया होगा, इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन। इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन कहेंगे। लेकिन देखिए दिक्कत कहाँ होती है कि आखिर बच्चों यहाँ से जब हम इसको देखें, इसमें आके आप जो इस बॉडी में यानी इस ऑब्जेक्ट में आप क्या क्या चीज इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आपको आज याद रखिएगा कि क्या पढ़ सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के बारे में बच्चों, इसका सिर्फ हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं बच्चों, हम लोग इसमें सिर्फ इसके फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी पी की बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए बच्चों इसमें से केमिकल चेंजिंग भी होता है, लेकिन बच्चों इसके बारे में हम लोग केमिकल चेंजिंग नहीं पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिकल चेंजिंग पढ़ेंगे। बच्चों इसका आकार कैसा है, इसका वेट क्या होगा, ठीक है, इसमें फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी दिया हुआ है। यानी कि बच्चों ये चीज के हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है। और सिर्फ क्या करेंगे हम लोग बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, जैसे फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिफाइन करते हैं, आप लोग तो पढ़ चुके होंगे, पिछले क्लास में इंटर में भी पढ़े होंगे। ये फिजिकल क्वांटिटी बच्चों देखिए क्लास 11th में आप लोग जब मैकेनिक्स, सबसे पहले आप लोग कहाँ देखे होंगे, क्लास 11th में। ये बच्चों मैकेनिक्स शब्द कहाँ से आया है, इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। ये कहाँ से आया बच्चों, ये फिजिक्स वर्ड से आया है मैकेनिक्स। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना है। जैसे मानिए ये m से मतलब होता है बच्चों मास। मास कहने का मतलब है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट देखे बच्चों, हम लोग अंदाजा लगा ऑब्जर्वेशन जब कर रहे थे, इसको मानिए यहाँ पे हमारे पास एक नोटबुक है। इस नोटबुक में क्या करते हैं, यहाँ से हमने देखे ये बच्चों ये ऑब्जेक्ट जो है कि हम बोले कि ये 5 kg का है। क्या किया बच्चों, इसको हम बताएं तो 5 kg का है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा लगा के ही बोलेंगे ये 5 kg का। सोच सकते हैं कि कितना बड़ा वस्तु होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, आकार आप तो कर सकते हैं। उसके बाद इसके बाद हम लोग सोचते हैं ये वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी दिया है हम सोचते हैं बच्चों ये 5 kg का है, लेकिन हम बोलते हैं यह जो चल रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड से घूम रहा है, ये चीज भी हम लोग कह सकते हैं। ये हो गया बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत में आएंगे। अब बच्चे हम लोग डिटेल से बच्चों यहाँ क्या पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग अब डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिएगा बच्चों हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, देखिएगा इसका डिफिनेशन क्या मैंने लिखा है बच्चों। लिखा है दीज आर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी व्हिच आर यूज्ड टू डिफाइन स्टेट ऑफ बॉडी। बच्चे इस वर्ड को आप लोग बहुत ही ध्यान से रखिएगा, स्टेट ऑफ बॉडी। हमें नहीं लगता है कि बच्चों जिस तरीके से मैं आज आपको मैकेनिक्स को डिफाइन कर रहा हूँ, इस तरीके से आप कॉलेज के प्रोफेसर से भी पढ़े हो सकता है पढ़े होंगे, लेकिन हमें 99% उम्मीद है कि आप लोग इस तरीके से जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ आप नहीं पढ़े होंगे, 100% गारंटी है। ठीक है बच्चों, तो ये कमेंट कीजिएगा जरूर कि पढ़ाई कैसा लगा। तो देखिएगा यहाँ से मैंने बताया था दीज आर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कोई भी बॉडी का बच्चों हम लोग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक करेंगे, उसमें उसका देखेंगे। कहता है कि व्हिच आर यूज्ड टू डिफाइन स्टेट ऑफ बॉडी। अब देखिए स्टेट का सिंपली भाषा दे देता हूँ बच्चों। स्टेट कहने का मतलब हुआ बच्चों आगे डिफाइन करता तो ज़्यादा आपको अच्छा लगता, तब तक उम्मीद कीजिए, आशा रखिए कि कैसे हम लोग स्टेट इसका डिफाइन करते हैं। ठीक है, उससे पहले जान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों मेनली रूप से 2 भागों में बांटा गया है।
एक यहाँ से मैंने इसे बच्चों बांटा है फिजिकल क्वांटिटीज को दो भागों में। एक बांटा है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा बांटा है बच्चों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये सभी बच्चों आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। लेकिन देखिएगा बच्चों यहाँ से मैंने लिखा है MLT, ये से इसके बारे में आप लोग आसान बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि MLT क्या होता है। M का मतलब बच्चों जैसे केजी हो गया, केजी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते थे। लेंथ यानी कि दूरी या मीटर को जो हम लोग मानते थे बीम, या जब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते थे L का यूज करते हैं। तो उसी तरीके से बच्चों कि फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, आपको फिजिकल क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। लेकिन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं बच्चों, इनको आपको निकालने के लिए आपको फंडामेंटल यूनिट पर आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा कि आश्रित रहना पड़ेगा, डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। यानी कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड करने के लिए हमको इस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन फंडामेंटल जो है कि किसी से बच्चों रिलेट नहीं रहता, वह इंडिपेंडेंट रहता, स्वतंत्र रहता। अब जैसे बच्चों ए मतलब हम लोग जानते हैं एरिया, एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ होता है। दैट इज मतलब लेंथ इसका भी यूनिट मीटर होता है, इसका भी यूनिट मीटर होता है। बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं L × B। क्या देखिए बच्चों इसी पर आश्रित है। लेंथ को भी हम लोग मीटर में मानते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में मानते हैं। बच्चों इस पर हमको फंडामेंटल क्वांटिटी पर क्या करता है, या डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड करता है। जैसे मानिए ये हो गया V मतलब हम लोग क्या जानते हैं वॉल्यूम ले लीजिए। वॉल्यूम बराबर क्या होता है L गुने B गुने H यानी लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। और ये भी तो क्या कहते हैं, यहाँ देखिए इसी पर डिपेंड कर रहा है, इसी पर डिपेंड करता है। लेकिन देखिए बच्चों ये है मेरा वेलोसिटी, क्या है ये मेरा वेलोसिटी। वेलोसिटी में बच्चों आप देखेंगे एक मैंने तीर लगाया है। तीर क्यों लगाया है, बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। लेकिन इसमें क्या देखिएगा बच्चों, ये जो है कि v का वैल्यू अगर वेलोसिटी कैसे निकलता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, इसको मीटर पर सेकेंड, इसको मैंने आप जो आगे डिफाइन करता हूं। तो अब देखिए बच्चों क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज को मैंने दो भागों में फिर से बांटा, यानी कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। ये स्केलर क्या होता है, ये वेक्टर क्या होता है, ठीक है। नहीं पढ़े हैं कभी आप लोग कभी घबराइएगा नहीं और अच्छे तरीके से बने रहिए वीडियो में। देखिए बच्चों मास को यहाँ से इसका यूनिट होता है बच्चों, यहाँ से मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं, वर्क को W से डिनोट करते हैं, प्रेशर को P से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों वेट को हम लोग W से यूनिट यानी कैपिटल W से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। फोर्स को कैपिटल F से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी को V से डिनोट करते हैं। लेकिन बच्चों इधर जितना भी है बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सब में ये चीज लगाएंगे, एरो लगा देंगे। एरो का मतलब बच्चों ये वेक्टर को दिखा रहा, वेक्टर कैसे दिखाता उसको बता रहा है। अरे बच्चों मास, दुकान आप जाते हैं बच्चों, कोई सामान खरीद दिखाते हैं कि बच्चों हमको 5 केजी दीजिए आटा या आलू, कुछ भी 5 केजी मांगे, क्या आप बोले कि हमको 5 केजी आलू जो है कि हमको मतलब इस डायरेक्शन में तौल के दीजिए, ये तो वहाँ पर डायरेक्शन का जिक्र नहीं हुआ बच्चों। मैं जो किताबी भाषा से नहीं समझाऊंगा आपको, बिल्कुल ठेठी भाषा में समझाऊंगा कि आपको दिक्कत ना हो कि 5 केजी सामान दीजिए। क्या आप बोले कि हमको इस डायरेक्शन में तौल के दीजिए, नहीं, वहाँ सिर्फ बोले हमको 5 केजी दीजिए, वो आराम से आपको 5 केजी दे दिया, ठीक है। इसमें आपको बच्चों डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं हुई, सिर्फ आवश्यकता किसका हुई, मैग्नीट्यूड की। किसकी आवश्यकता हुई बच्चों, थोड़ा सा वर्ड देखिएगा, मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। स्केलर में सिर्फ हमको क्या होना चाहिए बच्चों, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओनली बच्चों हम लोग यहां से देखेंगे मैग्नीट्यूड होना चाहिए। लेकिन बच्चों वेक्टर में जो है कि जैसे चलिए वेलोसिटी की ही बात करते हैं बच्चों। वेलोसिटी दिया हुआ हमको 5 मीटर पर सेकेंड, हम बोले बाबू रे तुम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से चलो। जो हम बोले वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से चलो, तो ही तुम बोलेगा सर हम किधर चलें, आपके साथ चलें, दाएं चले बाएं चले पूरब चले पश्चिम, जरूर पूछेगा कि हम किधर चलें, क्या आप जिधर चले उधर चले, यानी कि हम भी तो किसी डायरेक्शन में ही जा रहे होंगे। यानी कि इसलिए बच्चों इसमें तुरंत क्वेश्चन आ गया आपके मुंह में, सर किधर चलें। किधर मतलब होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन का हिंदी होता है बच्चों दिशा। यानी कि इसमें तो बच्चों क्या है, मैग्नीट्यूड तो है ही है, लेकिन आप क्या बोले सर किधर चले, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया। इसलिए इसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, याद रखिएगा इस बात। अब हमें नहीं लगता कि आपको
यहाँ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में आपको कभी दिक्कत होगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने लिखा था स्टेट। पिछले बच्चों जब मैंने बताया था पिछले में स्टेट को बच्चों मैंने क्या था चिन्हित किया था, तो बताया था बच्चों। देखिए स्टेट हमें आपको डिफाइन करके अब बताता हूँ। स्टेट का बच्चों मीनिंग होता है कंडीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, 9th में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे कि कंडीशन ऑफ बॉडी जो होती है बच्चों मेनली रूप से 2 प्रकार की होती है। हिंदी मीडियम होंगे तो पढ़े होंगे विराम, एक होता है गति। जो इंग्लिश मीडियम बच्चे होंगे वो पढ़े होंगे बच्चों, एक पढ़े होंगे रेस्ट पढ़े होंगे, रेस्ट में एक होता है कि मोशन में। यानी मेनली रूप से बच्चों यहाँ से हम लोग बॉडी का 2 कंडीशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। एक वस्तु ऐसा हो जो रुका हुआ रहेगा, दूसरा वस्तु जो चलता फिरता घूमता हुआ हमें मिलेगा, उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बच्चों यहाँ से हम लोग देखते हैं कि रेस्ट, यहाँ से मैंने लिखा हुआ कंडीशन, यहाँ से रेस्ट लिखा हुआ रेस्ट, और यहाँ पर एक नया वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, और नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चा यहाँ से लिखा हुआ रहेगा मोशन, जिसमें लिखा हुआ नॉन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखिए इक्विलिब्रियम यहाँ से रेस्ट, जो अब याद रखिएगा बच्चों, जो भी वस्तु रेस्ट में होगा वो इक्विलिब्रियम होगा, याद रखिएगा। यानी कि बैलेंस कंडीशन में होगा, या तो उसे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। यानी कि जनरली क्या होता है बच्चों, रेस्ट में जो बॉडी रहेगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रहेगा, यानी बैलेंस्ड रहेगा। तो बच्चों जो वस्तु रेस्ट में रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्टेटिक्स, यानी कि स्टेटिक्स कहते हैं। स्टैटिक मैकेनिक्स कहिए या डायनामिक मैकेनिक्स कहिए। ठीक है, यानी स्टैटिक मैकेनिक्स के अंतर्गत में आ जाएगा वो चीज। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ बच्चों दूसरा में मोशन, जिसे लिखा हुआ नॉन इक्विलिब्रियम। यानी कि देखिए बच्चों मोशन कहने का मतलब हुआ कि आप लोग तरह तरह के मोशन के बारे में जानते होंगे, सुने होंगे। सबसे पहले हम बताते हैं बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन, उसका कर्विलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, या बच्चों टर्निंग मोशन। यानी कि ढेर सारे मोशन के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन, ढेर सारे मोशन के टाइप पढ़े होंगे, दिमाग घूम जाएगा बच्चों। लेकिन यहाँ बच्चों मैंने क्या किया है कि मेन रूप से आप लोगों को समझने के लिए मोशन को 3 पार्ट में मात्र डिवाइड किया है। जहां से बच्चों आप लोग देखे होंगे यहाँ प्योर टी लिखा हुआ है, यहाँ प्योर आर लिखा हुआ, और यहाँ लिखा हुआ T+R। इसका मतलब क्या होता है देखिएगा। टी का बच्चा मतलब होता है ट्रांसलेशन मोशन। क्या होता है बच्चों, ट्रांसलेशन मोशन। आर का मतलब होता है बच्चों रूलिंग मोशन, रोलिंग मोशन कहिए, यहाँ ट्रांसलेशन मोशन कहिए। और यहाँ से बच्चों जनरल में लिखा हुआ बच्चों ट्रांसलेशन प्लस क्या हो जाएगा, रोलिंग मोशन। यानी कि वैसा कंडीशन जिसमें बच्चों देखेंगे कि मोशन ट्रांसलेशन के वजह से होता हो, दूसरा कंडीशन देखेंगे रोलिंग, यानी कि किस वजह से रोलिंग कर रहा है, और तीसरा में देखेंगे बच्चों क्या, तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि ट्रांसलेशन मोशन भी हो उसमें और रोलिंग मोशन भी हो, ये भी हो सकता है। अब इसका एक अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए व्हील, व्हील लेते हैं। अब देखिए बच्चों व्हील कहने का मतलब कि हम लोग गाड़ी लेते हैं। ठीक है, गाड़ी से हमको जाना मतलब बच्चों यहाँ से हमको कहीं पढ़ने जाना या कहीं हम गाड़ी चला के गए। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये व्हील जो हो जाएगा, क्या इस व्हील में क्या हो जाएगा बच्चों, ये घूमेगा ऐसे, जो ही घुमा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, घूमने वाला। अब देखिए जो ही अगर यहाँ से क्या करे, अपने एक्सिस पर रोटेट करते जाएगा, और रोटेट करेगा बच्चों ये धीरे धीरे क्या आगे बढ़ते जाएगा, यानी ये गाड़ी मेरा आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ से ट्रांसलेशन मोशन हुआ, और यहाँ से क्या हुआ, ये बच्चों यहाँ से रोलिंग करते हुए आगे गया। ठीक है, सिर्फ अभी बच्चों इसको समझा रहा हूँ कि बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, व्हील का बच्चों मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, रोलिंग और क्या कहते हैं यहाँ से बच्चों, इसका उदाहरण हो गया। अब देखिए यहाँ से ये तो हो गया बच्चों मोशन के बारे में मैंने समझा दिया। ठीक है, और मोशन में जो भी वस्तु रहेगा उसे नॉन इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि आप जान गए कि बच्चों ये व्हील वाला बात हो गया। जैसे आप मैकेनिक्स पढ़े होंगे पीछे में, तो वहाँ क्या बच्चों पुल्ली सेट कर देता है, रस्सी सेट कर देता है, यानी कि बेल्ट सेट कर, अलग अलग तरह के उसमें से क्या करते हैं बच्चों, ढेर सारे सामान लगा देते, तब कहते उसमें से टेंशन निकालिए, फोर्स निकालिए कितना होगा, यानी ढेर सारे टॉर्क निकालिए क्या होगा। ठीक है, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, उसको हमको क्या करना पड़ता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाना पड़ता है सबसे पहले बॉडी को। ठीक है, तब यह बच्चों जो ही मोशन में बॉडी हुआ उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायनामिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, डायनामिक मैकेनिक्स को 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है काइनेटिक्स। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, और काइनेटिक्स बच्चों इस दोनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं।
और बच्चे ज़्यादातर गलत कर लेते हैं। ठीक है, आपको गलत नहीं करना है, समझिएगा। यहाँ से मैंने दिया है काइनेमेटिक्स, लिखा हुआ ओनली अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें सिर्फ कहा जाएगा बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मोशन के इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें हमको किसी भी तरीके से, यहाँ लिखा हुआ ओनली अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि किस वजह से मोशन उत्पन्न हुआ, ये सभी हमको इसके बारे में कुछ नहीं जानना है। सिर्फ जो है कि बच्चों को क्या करना है, मोशन के इक्वेशन को अप्लाई कर देना है। लेकिन यहाँ से आप लोग देखते हुए काइनेटिक्स, काइनेटिक्स में मैंने लिखा है ऑल्सो अप्लाई इक्वेशन ऑफ काउज ऑफ मोशन, जैसे कि फोर्स टॉर्क दिया हुआ है। यानी इसमें बच्चों हमको देखना पड़ेगा काइनेटिक्स में कि आखिर जो है कि उस वस्तु में, यानी उस बॉडी में जो हुआ है कि मोशन हुआ है, किसके वजह से मोशन हुआ है, उसके इक्वेशन को मानना पड़ेगा। हो सकता है बच्चों फोर्स लगा उसके वजह से मोशन आ गया, टॉर्क के वजह से मोशन उत्पन्न हो गया, यानी कि ये चीज जो है बच्चों इसमें हमको काइनेटिक्स में क्या करना पड़ेगा, काउज। यही बच्चों ऑब्जेक्टिव में रहता है, देखिएगा यही काउज ऑफ मोशन, देखिएगा ये चीज जरूर दिया हुआ रहेगा आपके ऑब्जेक्टिव में। हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे। ठीक है, ये चीज पूछता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स पढ़ने के बाद मैंने देखा कि बच्चों बॉडी आ रहा था, बॉडी। तो बॉडी क्या चीज होती है, बॉडी के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं बच्चों। ये देखने में लेकिन छोटा छोटा पॉइंट लगता है, लेकिन यह बहुत काम का। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बच्चों कम ये मत लीजिएगा कि ये कम वेटेज का है बच्चों, ये इनडायरेक्टली रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करता है। अभी बताऊंगा ना, एक एक पॉइंट अगर अच्छे से आप लोग सुनेंगे तो अवाक रह जाएंगे अंत में, सर क्या बताएं। याद रखिएगा इस बात को, सुनिए ध्यान से क्या बता रहे हैं। लिखा हुआ बॉडी, इट इज मेड अप ऑफ मैटर। ये बच्चों क्लास 9th में है कि आप लोग मैटर पढ़े होंगे, पदार्थ। हमारे परिवेश के पदार्थ जो होता है कि मेनली बच्चों आप लोग पढ़े होंगे बच्चों में से सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। लेकिन अब आप हो गए हैं बड़े हो गए हैं तो आप में भी चेंजिंग होना चाहिए। क्या चेंजिंग होता है, देखिए सॉलिड बच्चों ये तो सॉलिड ही रह जाता है। हम लोग 3 भागों में बांट दिए मैटर को बच्चों, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों भागों में बांट दिए। तो मैंने देखा कि बच्चों ये सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड को भी बच्चों मैंने 2 भागों में बांटा है। शायद बहुत सारे बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे कि सॉलिड को बच्चों मैंने 2 भागों में बांटा है। एक बांटा है रिजिड बॉडी, एक बांटा है डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, यहाँ रिजिड बॉडी कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, रिजिड बॉडी इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि रिजिड बॉडी जो है कि दुनिया में बच्चों कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो कि रिजिड हो। आप लोग जैसे जानते हो कि दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ बच्चों हीरा है। क्या हीरा जो है आपको क्या लगता है कि ये मतलब रिजिड बॉडी है? नहीं है। इनको भी अगर कोई प्रेशर पर तोड़ा जाए, हाई प्रेशर पर ले जाए तो ये भी टूट जाएंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे रिजिड बॉडी के बारे में कि यानी कि वैसा बॉडी जो कि डिफॉर्मेबल किसी भी कंडीशन में ना हो। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों आइडियल, यानी कि यह क्या होता है बच्चों, आइडियल कंडीशन होता है। यह जो होता है कोई भी क्या कहते हो, ये जो है कि रियल लाइफ में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि यह बॉडी रिजिड है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से लिखा होगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैंने यहाँ पे आके आपको लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चों की वैसा सब्जेक्ट, मैंने शुरू में ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डिफिनेशन दिया था, उसी में मैंने रिजिड बॉडी का जिक्र किया था। यानी कि रिजिड बॉडी जो हो जाएंगे जिसमें हमको कंज्यूम करके बनाना पड़ेगा, यानी आइडियल कंडीशन में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। वह कौन सा विषय में पढ़ना पड़ेगा बच्चों, हमको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, दूसरा में हम लोग देखे थे डिफॉर्मेबल बॉडीज। डिफॉर्मेबल बॉडीज बच्चों ये हमको रियल लाइफ में देखने के लिए मिलता है। जैसे बच्चों ये मार्कर लेंगे, ये मार्कर को हम जोर से मारेंगे, ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, डिफॉर्म कर गया। लेकिन बच्चों अगर जो ये डिफॉर्म करेगा ना तो ये जो है कि बच्चों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत में नहीं आएगा, और ये आ जाएगा बच्चों आपको MOS, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोला कि अगर बच्चों मैंने इस मार्कर को 2 पार्ट में तोड़ दिया, ये डिफॉर्म कर गया, ये टूट गया, तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत नहीं आएगा। ये किसके अंतर्गत में आएगा, ये आएगा बच्चों मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अंतर्गत में आएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी कहते हैं। आज आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को कि कोई भी अगर बच्चों कोई भी बॉडी अगर डिफॉर्मेबल हो तो उसका अगर हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं तो किस में पढ़ते हैं, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ यानी कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ते हैं, ना कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं।
ये शायद आप पहली बार देख रहे हो। अच्छे से इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, हिंदी में कॉपी में अच्छे तरीके से लिखिएगा और किसी को भी आप आसानी से बता सकते हो, उसे समझा सकते हैं जैसा कि मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट बच्चों इसका बात तो हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ से देखिएगा लिखा हुआ लिक्विड और गैस। मैंने इस दोनों का तार जोड़कर बना दिया बच्चों फ्लूइड। यहाँ से मैंने देखा बच्चों लिक्विड और गैस को बच्चों फ्लूइड कैसे आ गया। सर यहाँ से लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड कैसे कह सकते हैं। फ्लूइड कहने का मतलब हुआ बच्चों की वैसा चीज जिसमें बहने की प्रवृत्ति हो, यानी कि बहने की प्रवृत्ति। जैसे पानी को हम लोग उछलते बह जाता है, लेकिन गैस को भी अगर बच्चों कंज्यूम करोगे, जैसे सिलेंडर, तो सिलेंडर को जब आप लोग आप हिलाते हो तो क्या आवाज करता है, जब अच्छे से खोलोगे देखोगे पानी उससे निकलना शुरू हो जाता है। उसमें भी क्या होता है कि फ्लूइड यानी कि बच्चों बहने की फ्लो ऑफ रेट, यानी कि उसका क्या होता है फ्लो करने की क्षमता रहती है उसके अंतर्गत में, इसलिए से हम लोग क्या करते बच्चों फ्लूइड में बांट दिए। ठीक है। अब देखिए बच्चों फ्लूइड जो होता है कि मेनली से फ्लूइड को भी मैंने दो भागों में बांटा है। एक बांटा है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, दूसरा बांटा बच्चों कंप्रेसिबल फ्लूइड। यहाँ मैंने देखा लिखा है सिस्टम, लिखा है कंट्रोल वॉल्यूम। बच्चों ये सभी जो है कि फ्लूइड यानी कि क्या कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात है। जो बच्चे यहाँ पढ़े होंगे जानते ही होंगे सब कि फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े होंगे। तो अब देखिए यहाँ से बच्चों इनकम्प्रेसिबल या आइडियल मैंने फिर लिखा कि दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि इनकम्प्रेसिबल हो। कहिएगा अक्सर जैसे मैंने वाटर को बच्चों मान लिया जाता है, मैंने बताया था कि दिस इज आइडियल कंडीशन, यानी वाटर को भी मान लिया जाता है, यह भी कुछ ना कुछ कंप्रेस होगा ही होगा, याद रखिएगा, लेकिन मान लिया जाता है कि यह इनकम्प्रेसिबल है। इसके अध्ययन बच्चों आइडियल कंडीशन में जो हम लोग बात करेंगे, आइडियल कंडीशन की जो हम लोग पढ़ेंगे इनकम्प्रेसिबल, वह किसमें पढ़ेंगे बच्चों यहाँ से मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। क्या पढ़ेंगे बच्चों यहाँ से हम लोग किसके अंतर्गत में पढ़ेंगे हम लोग मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड के अंतर्गत में हम लोग पढ़ेंगे, या तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यह जिसे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड, यानी कि जो कि हमको रियल लाइफ में देखने के लिए ढेर सारे मिलते, जैसे किरासन तेल हो गए, यानी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। अब जब बच्चों यहाँ से बात है कंप्रेसिबल जो होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों इसके जब हम लोग कंप्रेसिबल जो बात करते हैं, ये चीज जो हम लोग पढ़ते हैं किसमें पढ़ते हैं, ये बच्चों देखिए यहाँ से एक न्यू सब्जेक्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा रियोलॉजी। क्या लिखा हुआ बच्चों रियोलॉजी। रियोलॉजी क्या होता है बच्चों, ये जो है कि यहाँ से आपको देखिएगा ये चीज आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सोम या मॉस हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये चीज बच्चों हम लोग को बीटेक में पढ़ना पड़ता है। बीटेक वाले बच्चे जो होंगे या पॉलिटेक्निक वाले बच्चे सब इस विषय से गुजर चुके होंगे, लेकिन रियोलॉजी बच्चों इसका नाम भी नहीं सुने होंगे, नाम नहीं सुनेंगे बच्चों, चूंकि ये जो है कि जब लोग आप हायर पढ़ाई कीजिएगा, हायर एजुकेशन में जाइएगा, रिसर्च पेपर में जाइएगा, तब आपको वहाँ बच्चों रियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। तो मेनली हम लोग चलते थे किस पर भी हम लोग पढ़ना बच्चों, हम लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है। तो बच्चों आज मैं आपको कुछ नहीं बताया, अगर मान लीजिए तो मैंने कुछ नहीं बताया, नहीं तो आपको बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बताया जो कि आप डिप्लोमा करके बीटेक अगर कर लिए हैं, अगर वो भी वीडियो देख रहे हैं तो शायद वो नहीं जानते होंगे, बहुत जानते होंगे, बहुत नहीं भी जानते होंगे। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा आपको वो जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बच्चों बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए मेहनत करके एक एक पॉइंट करके मैं बताता हूं बच्चों। इसी तरीके से पूरा मैकेनिक्स आपको बच्चों, मैथ हो, मैकेनिक्स हो या इंग्लिश, मैं बच्चों आपको 100% कंप्लीट कराऊंगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप कीजिए, आपको सोल्यूशन हो जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हो रहा था, उस पर भी जाके सब्सक्राइब करके उसका भी मनोबल बढ़ाएं। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं, फिर से मिलते हैं हम लोग इसी उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।